नमस्कार दोस्तों, सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ विज्ञान के। तो आज आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि जो 10th की क्लास है आरबीएससी की एग्जाम की परीक्षा है वो आपकी तिथि बदल गई है। कुछ समय के लिए आपकी एग्जाम्स स्थगित कर दी गई है, तो आपको तैयारी करने का एक और मौका मिल गया है। तो आप जमकर तैयारी कीजिए। और आज से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नंबर वाले पार्ट है वो आपको कवर करवाऊंगा। आपके सिलेबस में जो 5 नंबर का पार्ट है दैनिक जीवन में रसायन, वो कुल 9 नंबर का है। तो आज मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट वो आपको बताऊंगा। तो इस चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। उसका अंक बार कितना है? 9। इस पेपर से मॉडल पेपर के अनुसार इस अध्याय में खंड एम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तथा खंड बी में 2 नंबर का आएगा, और खंड ये है उसमें भी एक 6 नंबर का बड़ा वाला क्वेश्चन भी आएगा जो 2+2 अंकों में डिवाइड रहेगा। तो हम पहले जो खंड एम में क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के वो डिस्कस करेंगे। पार्ट साइंस के जो वीडियो बनाए हैं उसमें पार्ट फर्स्ट में भी मैंने खंड एम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में बताया, तो आप उन दोनों पार्टों को देख लीजिए, खंड पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। उसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं एबेस वाले उसको भी मैंने 40 क्वेश्चनों को कवर कराया है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्यादा अंक बार वाले उनके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? ये क्वेश्चन खंड ए में आएगा और कुल आपको पेपर में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है अम्लीय माध्यम में। तो हमारे भोजन में पाचन की क्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। दूसरा क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो आग बुझाने का यंत्र होता है अग्निशामक यंत्र बोलते हैं जिसे, उसके अंदर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा होता है, आपको यहाँ पे धावन सोडा का सूत्र बताना है। तो NaHCO3 ये भी नहीं है, इसका राइट आंसर है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन द। जो सेकंड ऑप्शन है NaCl ये सोडियम क्लोराइड का ऑप्शन है, और जो CSO4 2H2O है ये जिप्सम का सूत्र है 1/2 2H2, यहाँ पर 1/2 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? जो विरंजक चूर्ण होता है वो वायु में खुला रखने पर Cl2 गैस देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, साबुन कार्य करता है। तो साबुन मृदु जल में कार्य करता है, कठोर जल में करता है, या फिर दोनों जलों में, मृदु एवं कठोर दोनों जल में, या इनमें से कोई नहीं? तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर है मृदु जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन H+ आयन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। तो जो H+ आयन ग्रहण करते हैं वो यौगिक क्षार कहलाते हैं, तथा जो प्रोटॉन H+ आयन दान देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है H+ आयन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं क्षार। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 6 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। तो 7वां क्वेश्चन है, क्षार का जलीय विलयन, जो क्षार का जलीय विलयन होता है उसमें लिटमस पत्थर को ले जाने, लिटमस पत्थर प्रयोग करने पर वो लाल लिटमस पत्थर को नीले लिटमस पत्थर में परिवर्तित कर देता है, उसका रंग चेंज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के होते हैं। कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, या अप्रभावित रहते हैं, या फिर अर्धचालक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसका राइट आंसर क्या है? सुचालक। तो अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्लीय विलयन की पीएच होगी, जो अम्लीय विलयन है उसकी पीएच कितनी होती है? तो पीएच स्केल पर मान कितने दिए हुए होते हैं? 0 से 14 के बीच में। जो 7 से कम मान होता है वो तो क्या हो जाता है? अम्लीय विलयन। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से 14 तक होती है वो कौन सा विलयन होता है? क्षारीय विलयन।
तो अम्लीय विलयन की यहाँ पे हमें पीएच पूछ रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर 10 सही है आंसर है इसका, क्योंकि ऑप्शन ए 7 है, ये तो वैसे उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन बी है 14, तो ये सारी विलयन हो जाएगा। ऑप्शन है 11, ये भी सारी विलयन हो जाएगा। तो इसका 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन द कितनी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में कौन सा असत्य है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इनमें से असत्य बताना है। जो सिरका होता है वो एसिटिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, संतरा एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसमें ये तो तीनों ऑप्शन क्या है सत्य है। तो लाल चींटी होती है उसमें लैक्टिक अम्ल, ये आपका राइट आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है ऑप्शन द। तो यहाँ पे असत्य पूछ रहे हैं तो ये इसका आंसर द हो जाएगा। जो लैक्टिक अम्ल होता है वह दही में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। तो जो रक्त होता है ब्लड, उसकी प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो लाल चींटी होती है उसके अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है, वह डंक लगाती है। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फिटकरी का रासायनिक सूत्र बताइए। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। तो ये फिटकरी का इंपॉर्टेंट सूत्र, रासायनिक सूत्र आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करवाए हैं वो तो क्या है ऑप्शनल क्वेश्चन अभ्यास वाले, और जो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 के बीच में 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो 12 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपके खंड ए पार्ट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3, यह क्या है प्रबल अम्लीय विलयन है, प्रबल अम्ल है। HCl भी प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, HNO3 भी प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 15 है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल कौन से अम्ल होते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH और H2CO3, ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन से हैं, HCl, H2SO4, HNO3। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दोनों की आपको परिभाषा आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना के आधार पर अम्ल व क्षार को समझाइए। यहाँ पे हमें ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना के आधार पर अम्ल व क्षार को बताना है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल कौन सा होता है, जो प्रोटॉन H+ प्रोटॉन दाता होता है वो तो अम्ल होता है, तथा क्षार होता है प्रोटॉन ग्राही। यह संयुग्मी अम्ल क्षारक अवधारणा है। तो नीचे ये एग्जाम्पल भी दे रखा है जिसमें H2O NH3, तो NH3 है, इसमें एक प्रोटॉन ये ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा NH4 आयन, तथा H2O है वो एक प्रोटॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा OH- आयन। यहाँ जल प्रोटॉन दाता अम्ल है, ये H2O है ये प्रोटॉन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा अम्ल, जो प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार OH में बदल जाता है। तो ये जो H2O ये अम्ल है और ये प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार OH में परिवर्तित हो गया। तथा अमोनिया जो NH3 है वो प्रोटॉन ग्राही है। क्यों है ग्राही, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, यहाँ पे NH3 है तो ये NH4 में प्रोटॉन H+ आयन ग्रहण करके संयुग्मी क्षार NH4, ये NH4 दिया हुआ है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको 16 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल को परिभाषित कीजिए। तो लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक लुईस अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दनायन, अपूर्ण अष्टक युक्त यौगिक,
BF3, AlCl3, Mg+2 और Na+ आयन। ये कौन से है? ये अम्ल कहलाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहे हैं तथा इलेक्ट्रॉन की कमी वाली यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, लुईस संकल्पना के अनुसार सार को परिभाषित कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन, एक तो अम्ल को परिभाषित करवा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, कौन से संकल्प के अनुसार? लुईस के। दूसरा 18वां क्वेश्चन में सार को परिभाषित कर रहा है। तो सार की परिभाषा क्या दिया रखी है? लुईस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं या अर्थात इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले यौगिक लुईस सार कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार। तो H2O है, जैसे इनके एग्जाम्पल लुईस सार के NH3OH- आयन, Cl- आयन, ये किसके उदाहरण हो गए? लुईस सार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, अम्ल सार लिटमस के प्रति कैसा व्यवहार दर्शाते हैं? तो अम्ल नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और तथा सार क्या है? लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। ये अम्ल और सार लिटमस पत्थर को प्रति व्यवहार दर्शाते हैं। इसके मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको नील से याद रखना है। जो अनिल है इससे आप याद रख सकते हो कि जो अम्ल होते हैं वो तो क्या है? नीले लिटमस पत्थर को लाल में कर देते हैं परिवर्तित। तो इसमें भी ये लिख रखा है, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, सार लाल को नीले में कर देते हैं। तो आपको एक याद रख लेना है, अनिल से जो है इससे तो अम्ल, नि से नीले और ल से लाल, यानी अम्ल है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। और इसका दूसरा जो विपरीत हो जाएगा वो सार के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो सार होते हैं वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे पदार्थ, खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते, क्यों? इसका भी एक रीजन है। इसका क्या कारण है? खट्टे अम्लीय पदार्थ होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करते हैं तथा लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इसलिए खट्टे पदार्थ धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते। जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं? लवण और H2O गैस निकालते हैं। तो इससे ये खट्टे पदार्थों को हम धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका रासायनिक समीकरण भी लिखिए। जो सोडियम कार्बोनेट है इसकी निर्माण की कौन सी विधि है? तो इसका आंसर है साल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। जैसे NaSO3 के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 अणु है, इसको जब इस अभिक्रिया में गर्म करेंगे तो ये Na2CO3 तथा H2O जल और CO2 गैस इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सोडा एस निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको सोडा एस निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये Na2CO3 10H2 है, इसको 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर Na2 तथा CO3 बन जाएगा और इससे जो जल के अणु है वो अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, धातु की अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निर्माण होने का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019 में भी राजस्थान बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2020 में भी। तो इस साल इसकी भी अधिक से अधिक चांस है आने के, क्योंकि ये लगातार 2 सालों से आपके एग्जाम में आ रहा है। तो ये सोडा एस निर्माण की धातु से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस जो निर्माण होता है उसकी आपको चित्र बनाना है। तो इस चित्र को हम समझ लेते हैं। तो इस चित्र में देखना, ये एक स्टैंड दिया हुआ है, इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब नली है, परख नली बोलते हैं जिसे। इसके अंदर तनुसल्फ्यूरिक अम्ल तथा दानेदार जिंक के टुकड़े, ये दानेदार जिंक के टुकड़े दिए हैं और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है। तो इससे क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। तो इस परख नली से ये बुलबुले, यहाँ पर ये जो प्रवाह नली दी हुई है वहां से ये जो टप है इसके अंदर साबुन का विलयन दिया हुआ है। तो जैसे ये जिंक के टुकड़े सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो ये प्रवाह नली की सहायता से इस जो साबुन का जलीय विलयन दिया हुआ है यहाँ से ये गैस हाइड्रोजन
से भरे साबुन के बुलबुले। तो जैसे ये यहाँ से बुलबुले निकलेंगे इस गैस से, तो ये हाइड्रोजन से भरे हुए है, इस इन बुलबुलों के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो इन बुलबुलों के पास अगर आप मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो पटपट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होगा। तो ये हमारी धातु से अम्ल की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस के निर्माण विधि का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैनिक जीवन में काम में आने वाले दो अम्ल और क्षारों के नाम बताइए। तो हमारे जो दैनिक जीवन में काम आने वाले दो अम्ल और क्षार है उसके नाम बताने हैं। तो अम्ल कौन से है? सिट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। जो टार्ट्रिक अम्ल है और सिट्रिक अम्ल है ये हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। नेक्स्ट है क्षार। दो क्षारों के नाम बताने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। 25 नंबर क्वेश्चन है, धातु अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, उदाहरण से द्वारा समझाइए। तो जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या है? धातु ऑक्साइड। और 2HCl ये क्या है? अम्ल। तो इसकी धातु ऑक्साइड और अम्ल की क्रिया करवाने पर ये लवण CuCl2 ये लवण बनता है तथा H2O जल इससे अलग हो जाता है। तो उपरोक्त क्रिया से स्पष्ट है कि लवण व जल का निर्माण होता है। जब हम अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर होने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपकी 2018 एग्जाम बोर्ड एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो गंधक अम्ल में दानेदार जिंक, जिंक क्या होता है? Zn। इसके अंदर जो अम्ल है कौन सा? H2SO4। इसके साथ रिएक्शन करवाने पर क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। ZnSO4 क्या है? जिंक सल्फेट। और ये H2 के अणु इससे अलग हो जाएंगे, H2 गैस है ये अलग हो जाएगी। तो ये रिएक्शन भी आपको अभिक्रिया याद करनी है। ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 सालों से नहीं आ रहे। तो इस वर्ष इसके बहुत से अधिक चांसेस है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, खनिज अम्ल के कोई 3 उदाहरण बताओ। तो खनिज अम्ल है उसके 3 उदाहरण लिखने हैं। सिंपल से ये H2SO4 हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये 3 खनिज अम्ल है, ये 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं। नाइट्रिक अम्ल के 2 उपयोग, नाइट्रिक अम्ल होता है उसके 2 उपयोग लिखने हैं। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3। इसके 2 उपयोग बताने हैं आपको। तो पहला उपयोग तो क्या है इसका? उर्वरक निर्माण में, जो फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक होते हैं, उसके निर्माण में काम आता है। दूसरा उपयोग क्या है HNO3 का? चांदी सोने के गहनों को साफ करने में, जो चांदी और सोने के आभूषण होते हैं उनको साफ करने में भी HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अम्लराज या एक्वारेजिया क्या है? 1 भाग HNO3 व 3 भाग HCl को मिलाने पर अम्लराज बनता है, जो सोने चांदी जैसे धातुओं को विलय कर देता है। जो अम्लराज होता है वो सोने और चांदी जैसी धातुओं को विलय कर देता है। और इसमें 1 भाग तो HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का, और 3 भाग किसके होते हैं? HCl के। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अम्लों का राजा या किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं? जो अम्लों का राजा होता है, किंग ऑफ एसिड, वो H2SO4 अम्ल को कहते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो मिट्टी में अम्लता पाई जाती है उसको दूर करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, पेट की अम्लता व पेट की कब्ज दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? आपके पेट में जो एसिडिटी बनती है, कब्ज होती है, उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट में अम्लता बनती है, एसिडिटी का कारण क्या है? अम्लता के कारण हमारे पेट में एसिडिटी बनती है। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्षार का उपयोग करना होगा ताकि वो अम्ल को मात्रा को उदासीन कर दे। तो इसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, नामक एंटी एसिड यानी क्षार का उपयोग पेट की अम्लता को और पेट की कब्ज को दूर करने में करते हैं। यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। जो हमारे पेट में अम्ल की अधिक मात्रा होती है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नामक एंटी एसिड है
वो उसको उदासीन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पीएच स्केल को समझाइए। तो जो पीएच स्केल है इसके बारे में आपको वर्णन करना है, बताना है कि पीएच स्केल क्या है। तो 1909 में सोरेसन नामक वैज्ञानिक था, उसने पीएच स्केल को विकसित किया, जिसके अनुसार हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उसकी सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। तो पीएच का मान होता है वो बराबर -log10 H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन दे रखा है तो H प्लस आयनों की सांद्रता, ये आपको याद रखना है। पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय तथा पीएच का मान 7 है तो विलयन उदासीन, और पीएच का मान 7 से 14 तक है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, आप दोबारा से बता रहा हूं आज। जैसे पीएच स्केल पे कितने तक मान होता है, 0 से लेकर के 14 के बीच में। तो अगर 0 से 7 के बीच में है मान तो वहां पे कैसी प्रकृति होगी, एसिटिक यानी क्षारीय अम्लीय प्रकृति का विलयन होगा। अगर विलयन की पीएच का मान 7 है तो विलयन क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। और अगर विलयन का पीएच का मान 7 से 14 के बीच में यानी 14 तक है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगा। तो ये पीएच स्केल पे आपको मान याद रखना है, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, पीएच स्केल में पी व एच किसके सूचक है। जो पीएच स्केल में उसको आपको जो पी है वो किसका शब्द सूचक है और एच किसका है ये आपको बताना है। तो जो पी है वो जर्मन शब्द पुष्पांश यानी शक्ति से लिया, शक्ति है इसका मतलब, पी का मतलब क्या है, पुष्पांश यानी शक्ति, और एच क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। उदासीन जल की पीएच 7 होती है, सिद्ध कीजिए। तो जो उदासीन जल होता है उसकी पीएच 7 होती है, आपको सिद्ध करना है। तो उदासीन जल के अंदर H प्लस आयन तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। तो पीएच बराबर हमने वो देखा था -log10 और यहाँ पे H प्लस आयन, तो H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो ये 1 × 10⁻⁷ मोल लीटर ये मान रख दिया। तो ये 10⁻⁷ log के आगे आने पर क्या हो जाएगा, 7 log की बेस 10। तो log 10 जो बेस में होता है 10 उसका मान कितना होता है, 1। तो log 10 का मान 1 होने पर नीचे क्या बच गया, pH बराबर 7। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये log वाला आपके 10th क्लास में नहीं है। आप जैसे ही नेक्स्ट क्लास 11th में जाओगे तो आपको log से संबंधित वैल्यू निकालना वो पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे भरत सर ने log से संबंधित वीडियो बनाया है, जो सोनू सर है उसके क्लास, उनके क्लासेज भी log से संबंधित वीडियो पर है, तो आप उनको भी देख लेना। वैसे तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, दंत से रोकने में पीएच का महत्व समझाइए। जो सामान्यतः हमारा मुख होता है उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है, पीएच मान होता है करीब 6.5। लेकिन हम जब जैसे खाना खाते हैं तो हमारे मुख में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन, जो दांतों में कुछ थोड़ा बहुत भोजन बच जाता है उससे क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो मुख की पीएच का मान कितना कम हो जाता है, ए कम होकर के 5.5 कर देते हैं। सामान्य तो 6.5 होती है, लेकिन खाना खाने के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं वो अवशिष्ट भोजन के साथ क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं और हमारे मुख की पीएच का मान कितना हो जाता है, 5.5, जिससे दांतों का इनेमल क्षय होने लगता है। जो इनेमल होता है वो हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। तो भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए। तो हमें दांतों को साफ अवश्य करना चाहिए खाना खाने के बाद में, ताकि हम दंत क्षय पर नियंत्रण पा सके। क्योंकि जो दंत मंजन होता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो खाना खाने के बाद सफाई अवश्य करनी चाहिए मुंह की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा कौन सी होती है, जो प्रदूषक होते हैं के कारण वर्षा के जल की पीएच मान कम हो जाता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा नदियों में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र
ऐतिहासिक धरोहर फसल, खेती, मिट्टी पर दुष्प्रभाव डालती है। जो सामान्य वर्षा होती है वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन औद्योगिक कारखानों के कारण, विभिन्न प्रकार के एसिडों के कारण जो हमारे वातावरण में वर्षा होती है उसमें अम्लता पाई जाती है। जो नदियों में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र है, जीव जंतु, उनके लिए भी नुकसानदायक होती है। जो हमारी फसल होती है खेतों में वो भी नष्ट कर देती है, तथा खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता उस पर भी दुष्प्रभाव डालती है। और जो ऐतिहासिक धरोहर स्थल है हमारे, उनको भी वो खराब करती है। तो अम्लीय वर्षा सभी के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिमीकरण मिश्रण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हिमीकरण मिश्रण है तो उसको बनाने में हम सोडियम क्लोराइड या NaCl नमक का, साधारण नमक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा निर्माण की विद्युत अपघटनी विधि कैथोड व एनोड पर कौन सी गैस बनाती है? जो कास्टिक सोडा के निर्माण की कौन सी विधि है? विद्युत अपघटन विधि। तो इस पर वो कैथोड और एनोड होता है, उस पर कौन कौन सी गैस बनती है ये आपको बताना है। तो कैथोड पर तो कौन सी गैस बनती है? H2 गैस, हाइड्रोजन, और एनोड पर Cl2 क्लोरीन गैस। तो इसका ये रिएक्शन भी आपको समझानी है। इसमें क्या है, जो NaCl है, ये 2 मोलिक्यूल NaCl दिया हुआ है और 2 है H2O के अणु। तो इसकी रिएक्शन करवाने पर क्या बन रहा है? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। और इससे क्या, कौन सी गैस निकल रही है? एक तो Cl2 गैस निकल रही है, एक H2 गैस। तो कैथोड पर तो कौन सी गैस बन रही है? H2 गैस। ये तो कैथोड पर बन रही है एक H2 गैस, और एनोड पर कौन सी? Cl2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कास्टिक सोडा NaOH की उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर क्या है? कास्टिक सोडा होता है वो साबुन बनाने में, कागज के अंदर, सिल्क उद्योग में, अन्य रसायनों के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में काम में लिया जाता है। ये आपको 4-5 उपयोग आपको याद रखने हैं किसके? कास्टिक सोडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले बताया था। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण कौन सा होता है? विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये विरंजक चूर्ण होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और सूत्र क्या है? CaOCl2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, विरंजक चूर्ण के 3 उपयोग लिखिए। 41 नंबर में आपको रासायनिक सूत्र और इसका नाम पूछ रहा था, रासायनिक नाम, और 42 नंबर क्वेश्चन में आपको इसके उपयोग बताने हैं। तो विरंजक चूर्ण किसमें काम में लेते हैं? तो वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। दूसरा पेयजल शुद्धिकरण में, तो जो पानी है उसको शुद्ध करने में भी किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का। और तीसरा क्या है? रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, विरंजक चूर्ण से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी विरंजक चूर्ण से है। विरंजक चूर्ण की विरंजन क्रिया को समझाइए। आपको विरंजन चूर्ण है, इसकी अभिक्रिया को भी समझाना है। विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात प्रमाणिक ऑक्सीजन निकालती है, जो विरंजन क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है। तो ये क्या है? Cl2 गैस है। ये H2O से क्रिया करके 2HCl आयन बनाती है, वह ऑक्सीजन, प्रमाणिक ऑक्सीजन बोलते हैं जिसे, ये ऑक्सीजन बनाती है। और रंगहीन पदार्थ, ये क्या है? रंगहीन पदार्थ बनता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? रंगहीन पदार्थ। जो रंगीन पदार्थ होता है वो परमाणुक ऑक्सीजन से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ बनाता है। तो आपको ये विरंजक चूर्ण की विरंजन क्रिया को ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम लिखिए। जो खाने का सोडा होता है जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na क्या है? सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट। तो खाने का सोडा जो बेकिंग सोडा होता है उसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बेकिंग सोडा क्या होता है?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके निर्माण की आपको विधि बतानी है। तो इसके अंदर एक तो सोडियम क्लोराइड NaCl, H2O क्या है जल, CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 क्या है अमोनिया। ये 4 अभिक्रमक इसमें काम में आ रहे हैं। तो NaCl और H2O, CO3, CO2, NH3, तो इससे क्या है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा बन जाएगा तथा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में आपको ये कंप्लीट जो 5 नंबर का चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, ये आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपके 9 नंबर इस चैप्टर से पक्के हो जाएंगे। तब तक हमने 45 क्वेश्चनों का देख चुके हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट है।